हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका हेडिंग है जीवन के विभिन्न आयाम। तो ये जो चैप्टर 7 है, इसका ये तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो पहले जा करके उन वीडियोज को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से ये जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले वाले जो वीडियोज हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा था मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपदों के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे उन्हीं 16 महाजनपदों में जो चार महत्वपूर्ण थे, उनमें से एक मगध साम्राज्य भी था, मगध महाजनपद था। तो ये इतना मगध जो है, मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, इतने बड़े भूभाग पे कब्जा कैसे किया, यहाँ के राजा कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ पे कौन सी ऐसी खासियत थी जिससे मगध साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्रों में फैला, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ये जो वीडियो 2 है चैप्टर 7 का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो यहाँ से ये जो तीसरा वीडियो होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गणराज्य के बारे में। हमें क्या पढ़ना है? गणराज्य के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि गणराज्य क्या होता है। तो गणराज्य को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि राज्य किसे कहते हैं, क्योंकि इसी से क्या मिल करके बना हुआ है? गणराज्य। मतलब राज्य में क्या मिल गया है? गण मतलब क्या होता है? लोग। तो क्या होता है यहाँ पे कि गणराज्य इसको क्यों बोलेंगे? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आधुनिक राजनीति शास्त्र की बात करें तो उसमें गणराज्य का डिफिनीशन क्या है, और सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि राज्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम राज्य के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि राज्य होता क्या है। तो क्या कहा गया ना कि मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें राज्य का डिफिनीशन है कि किसी भी क्षेत्र को हम राज्य तब कहेंगे, क्या है कि किसी भी क्षेत्र को हम राज्य तब कहेंगे जब वो 4 कंडीशन को फुलफिल करता है। कितने कंडीशन को? 4 कंडीशन को अगर कोई भी राज्य फुलफिल करता है, अगर कोई भी क्षेत्र इन 4 कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करता है तो उसको किस चीज़ का नाम दिया जाएगा? राज्य का नाम दिया जाएगा, स्टेट का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? स्टेट। जैसे बिहार एक स्टेट है, तो ये बिहार स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब होता है कि जिसके पास 4 कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। हम आगे बताएंगे कि बिहार स्टेट क्यों नहीं है। बिहार को स्टेट तो बोला जाता है, लेकिन बिहार स्टेट जो प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीशन है उसके अनुसार बिहार स्टेट नहीं है। तो पहले ये जानते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र को स्टेट कब बोलते हैं, तो उसके पास 4 चीज होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया के बारे में बात करें तो क्या इंडिया एक स्टेट है? क्या स्टेट इसको बोलेंगे? तो इंडिया को स्टेट क्यों बोलेंगे? इसके पास 4 वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम बोलेंगे? तो पहला चीज कि इसके पास क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों का निवास होना चाहिए, यानी कि इस जगह पे लोग रहते हो, लोगों का रहना होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन की बात करें तो इसके पास, इंडिया को हम स्टेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके पास अपना एक क्षेत्र होना चाहिए। तो इंडिया इतने बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ है ना। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा, इसके पास क्या होना चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए, जो यहाँ के रूल रेगुलेशन को अगर देखता हो वैसी सरकार होनी चाहिए। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। और चौथा कंडीशन क्या होता है कि उसके पास इस क्षेत्र के ऊपर डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए, मतलब संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। स्टेट का जो डिफिनीशन है, जब आप आगे के जो क्लासेस में जाइएगा, जब बड़े होइएगा, तब आपको स्टेट का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, लेकिन यहीं पे हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि ये 4 कंडीशन होगा तभी वो क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। तो इंडिया क्या है? एक राज्य है। क्या है? इंडिया एक राज्य है। ऐसे कंट्री बोलते हैं, लेकिन इंडिया को क्या बोला जाता है? अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बोले तो क्या है? इंडियन स्टेट। इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडिया इज ए स्टेट, ऐसे बोल सकते हैं। और बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार स्टेट क्यों नहीं है ये भी जान लेते हैं। तो बिहार के पास 4, हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि किसी भी क्षेत्र के पास 4 कंडीशन होने चाहिए। 4 कंडीशन को फुलफिल करता हो तभी वो क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार यहाँ पे, ठीक है ना।
तो क्या करें यहाँ पे कि बिहार पे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि उसका अपना क्षेत्र होना चाहिए, तो बिहार के पास क्षेत्र तो है, सही है। दूसरा, यहाँ पे पॉपुलेशन होना चाहिए, यहाँ पे 11 करोड़ का पॉपुलेशन है, यानी कि 11 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में, तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होता है। तीसरा कंडीशन, यहाँ पे सरकार होनी चाहिए, तो सरकार भी है, जैसे अभी क्या है, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, तो यहाँ पे क्या है, एक सरकार भी है। लेकिन चौथा जो चीज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वायत्तता, क्या बोलते हैं उसको, संप्रभुता बोलते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको सोवरेनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोवरेनिटी। तो संप्रभुता होनी चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि इस अपने क्षेत्र पे, जो क्षेत्र पे सरकार चल रही है, उस क्षेत्र के ऊपर प्रॉपरली, मतलब जितना भी कोई भी डिसीजन लेना चाहे वो लेने का पावर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। तो क्या बिहार के पास इस क्षेत्र के ऊपर डिसीजन लेने का पावर है, मतलब जितना भी पावर चाहिए, क्या सभी पावर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, दिल्ली से जो केंद्र सरकार है वो बिहार सरकार को क्या करती है, कंट्रोल करती है। बिहार सरकार चाह करके भी क्या है, नेपाल से संबंध नहीं बना सकते हैं, चाइना से संबंध नहीं बना सकते, रिलेशन कायम नहीं कर सकते हैं बिना इंडियन गवर्नमेंट से पूछे हुए। तो क्या है, एक तरीके से जो डिसीजन पावर है वो नहीं है। तो क्या हम बिहार को स्टेट बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अगर पॉलिटिकल साइंस की की भाषा में अगर बात करें तो बिहार स्टेट नहीं है, बल्कि बिहार इंडिया का क्या है, एक प्रोविंस है। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रांत है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे बोल दिया जाता है कि स्टेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि राज्य क्या होता है, तो राज्य समझ में आ गया होगा। तो क्या भारत को राज्य बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 चीजें हैं। उसी के बाद आगे यहाँ पे पढ़ते हैं अब गणराज्य। गणराज्य क्या होता है, तो क्या करा है कि जो 16 महाजनपद थे ना, उनमें कुछ जो महाजनपद थे वो क्या थे, गणराज्य थे। क्या थे, गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या होता है इसको समझते हैं। तो क्या करा है ना कि कुछ ऐसे राज्य थे जिसे गणराज्य कहा जाता था, जैसे शाक्य हो गया, लिच्छवी हो गया, वज्जी हो गया, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिय, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यानी कि जो 16 महाजनपद थे, इनमें ये जितने भी नाम है ये सब क्या थे, गणराज्य थे। अब ये गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य को हमने जाना राज्य। अब राज्य में गणराज्य क्या होता है, तो उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि गणराज्य होता क्या है। तो क्या है ना फ्रेंड्स, कि जो राज्य है ना, इंडिया क्या है, एक स्टेट है। तो उस स्टेट का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि स्टेट का जो प्रमुख होगा, जो सबसे उच्च व्यक्ति होगा, जब उसका इलेक्शन होगा, यानी कि जब वो इलेक्ट होकर के उस पद पे बैठेगा, यानी कि किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च पद होता है उसके ऊपर जो कोई इलेक्ट किया हुआ व्यक्ति बैठता है, तो उस राज्य को हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गणराज्य। तो अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत एक स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में क्या है, भारत एक स्टेट है। अब इस स्टेट का जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, यानी कि स्टेट का हेड कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है। कौन है, प्रेसिडेंट, जो कि कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका क्या होता है, ये इलेक्ट होकर के आते हैं। कैसे आते हैं, इलेक्ट होकर के। ये यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का पद है वो कोई वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये इनका जो टर्म होता है, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और 5 वर्षों के बाद इनका क्या होगा, फिर से इलेक्शन होगा। जब ये इलेक्शन में जीतेंगे तो फिर से पुनः राष्ट्रपति बने रहेंगे, या फिर अगर हार जाते हैं तो इनके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पे जो भारत के जो राष्ट्रपति उनका क्या होता है, चुनाव होता है, उनके लिए इलेक्शन होता है। तो इसीलिए तो क्या भारत को रिपब्लिक बोल सकते हैं, जरूर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें कुछ गणतंत्र थे और कुछ क्या थे, गणराज्य थे। कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे, कुछ गणराज्य थे। तो राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का जो बेटा है वही अगला राजा बनेगा। यानी कि मान लीजिए इस क्षेत्र पे एक राजा है, ठीक है ना, अब वो राज्य कर रहे हैं। जब उनकी मृत्यु होगी या फिर जब वो राजा का पद छोड़ेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा, उनका बेटा बनेगा। तो ये जो प्रोसेस चलता है उसको क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजतंत्र। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है ना कि इस क्षेत्र पे अगर ये मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई क्षेत्र है और यहाँ पे शासन व्यवस्था चल रही है, मान लीजिए कुछ छोटे छोटे जो गणतंत्र है वो मिल करके अपना एक क्या स्टेब्लिश करते हैं, गणराज्य स्टेब्लिश करते हैं। और ये सभी लोग यानी कि छोटे छोटे स्टेट मिल करके इस पूरे एरिया के ऊपर
कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, उसका हेड कौन होगा, ये सभी लोग मिल करके चुनाव करते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, गणराज्य कहलाएगा। तो ठीक है ना। तो आई होप ये जो गणराज्य का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और स्टेट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और भारत को क्या बोलेंगे, एक स्टेट बोलेंगे। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे, भारत एक क्या है, एक स्टेट है, जबकि बिहार स्टेट नहीं है। स्टेट क्यों नहीं है ये हम लोगों ने जाना था। तो बिहार क्या है, बिहार इंडिया का एक प्रोविंस है। क्या है, इंडिया का एक प्रांत है, ये बोल सकते हैं। अब आगे हम लोग बुक में पढ़ते तो क्या है कि यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी। यानी कि ये जो गणराज्य था और ये जो शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, ये सब तात्रिक, मल, कोलीय, मौर्य, जितने भी गणराज्य थे, इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो अलग तरीके की थी। अभी अलग तरीके की क्या होना, जिसको क्या बोलते थे, गण या फिर संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। हम अभी बताया कि गणतंत्र तभी बोलेंगे जब वहाँ का जो शासन का प्रमुख होगा, जो प्रधान होगा, उसका क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। न कि कोई उसका वंशानुगत होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्शन, चुनाव होगा, चुन करके आएगा, वही हेड बनेगा, तब वहाँ पे क्या होगा, गणतंत्र होगा, गणराज्य होगा। अब क्या करें कि अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः आपस में मिल करके संघ का निर्माण करते थे। यानी कि छोटे छोटे जो ये जो गणराज्य होते थे वो कैसे होते थे, छोटे छोटे तरीके के होते थे। और बहुत सारे लोग मिल करके क्या बना लेते थे, एक संघ बना लेते थे। और इस संघ को कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, उसके लिए क्या डिसीजंस होंगे, ये सब लोग क्या करते थे, इलेक्ट करके अपने नेता को चुनते थे। अब क्या करें कि मगध के निकट ही वज्जी संघ था। क्या था, वज्जी संघ, जिसकी राजधानी क्या थी, कहाँ थी, वैशाली। मानचित्र में वज्जी संघ की पहचान करें। यहाँ पे हम आपको एक मैप भी दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, मगध। ये क्या है, मगध। और मगध के बगल में ही क्या है, वज्जी। ये क्या है, वज्जी। तो वज्जी पे में ही क्या था, गणतंत्र था, जिसकी राजधानी क्या थी, वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली में। कहाँ थी, वैशाली में। तो क्या करें यहाँ पे कि मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मानचित्र में आप पहचान सकते हैं। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और वज्जी प्रमुख थे। यानी कि ये जो वज्जी गणतंत्र था, गणराज्य था, इसमें कितने संघ मौजूद थे, तो 8 गणे मौजूद। 8 लोग मिल करके क्या बनाए थे, एक संघ बनाए थे, जिसको क्या बोला गया, वज्जी संघ बोला गया। और उनमें भी, इन 8 में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौन कौन था, तो लिच्छवी था, विदेह था और वज्जी। ये 8 जो थे गण, ये महत्वपूर्ण थे। और क्या करा है कि वज्जी संघ में विभिन्न गणों के राजाओं का एक सभा होता, राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे और सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। और वज्जी संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यानी कि अगर वज्जी संघ की बात करें तो इनमें जितने भी छोटे छोटे जो गण मिल करके अपना एक संघ बनाए थे, इन सब में क्या होता था, सभी लोग मिल करके निर्णय लेते थे। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होगा उसका क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता था। और गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। और गण का मतलब क्या होता है कि कई सदस्यों वाले जो समूह होते थे उनको क्या बोला जाता था, गण बोला जाता था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद क्या है कि वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। यहाँ का राजा चेटक था। यानी कि लिच्छवी का जो राजा कौन था, चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से करके मैत्री संबंध स्थापित किया था। यानी कि जो चेटक था अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, मगध का जो शासक था उस समय का, जो क्या था, हर्यक वंश का शासक था, जिसका क्या नाम था, बिंबिसार। तो बिंबिसार से अपनी बेटी का शादी कौन किया था, चेटक कहाँ का था, लिच्छवी गणतंत्र का, जो कि वज्जी संघ का एक गण था। ठीक है ना। उसके बाद क्या करें कि मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी पर गण पर विजय प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये जो बिंबिसार था ना, ये जो बिंबिसार है मगध का राजा, इसने ये 3 शादियां किया था। कितनी शादी की थी, 3 शादी। और 3 शादी क्यों किया था, क्योंकि अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। यानी कि अगर मान लीजिए मगध है, इसके आसपास के एक था कौशल। क्या था, एक कौशल था, कौशल महाजनपद था, और ये मगध महाजनपद है। इधर क्या है,
इधर है वज्जी महाजनपद, और इसी में इसी का एक वज्जी जो संघ है, वज्जी गणराज्य है, इसी में क्या है, लिच्छवी बगल में ही है, वैशाली में। तो क्या किया इसने कि अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए इसने वज्जी के जो राजा है चेटक, उनकी बेटी से शादी किया। साथ ही साथ जो कौशल के नरेश थे, जिनके बेटे थे प्रसेनजीत की बहन से इसने शादी किया। तो यहाँ पे भी, और एक पंजाब में शादी किया था। तो ये जो अजातशत्रु है ना, इसकी जो अगर नानी घर की बात करें तो ये कौन था, चेटक, यानी कि जो चेटक की बेटी थी चेन्नम्मा, उन्हीं का बेटा था कौन, अजातशत्रु। तो यहाँ पे देखो अजातशत्रु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु रिलेशनशिप को नहीं मानता था, मतलब अपने रिलेटिव को भी वैल्यू नहीं देता था, कौन, अजातशत्रु। क्योंकि सोच करके देखो, अजातशत्रु ने अपने मगध साम्राज्य के बगल में अपने नाना नानी का जो साम्राज्य था उसको भी अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। यानी कि वहाँ पे युद्ध करके और अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था, इसको मिला लिया था, कौन, अजातशत्रु। और क्या कराए, साथ ही साथ यहाँ पे भी कौशल वाला जो एरिया है, जो काशी है, वहाँ पे भी अजातशत्रु क्या किया था, अटैक किया था। और ये भी तो एक तरीके से नाना नानी का ही घर होगा। फिर भी इसने क्या किया था कि यहाँ पे भी अटैक करके और काशी को अपने कब्जे में ले लिया था, जो कि कौशल के अंडर में आता था। ठीक है ना। तो अजातशत्रु ने क्या किया था कि अजातशत्रु क्या था, मगध का राजा, और लिच्छवीगण पर विजय प्राप्त किया था, कौन, अजातशत्रु, जो कि इसका नानी घर था। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्षों तक चलता रहा। यानी कि अजातशत्रु को वैशाली के ऊपर अटैक करके अपने राज्य में शामिल करने के बावजूद भी ये जो वज्जी संघ है वो कितने वर्षों तक चलता रहा, लगभग 1500 वर्षों तक चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 12 में पढ़ेंगे, ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध क्या किया था, स्थापित किया था। अब ये राजा लोग इतनी शादियां क्यों करते थे, क्योंकि अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि हम लोग देखते थे कि जितने एक राजा दूसरे राजा से क्या करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। तो झगड़ा ना हो इसलिए क्या कर लिया जाए, शादी में वैवाहिक संबंध स्थापित क्या कर लिया जाए। जब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। इस चीज़ के लिए भी राजा लोग क्या करते थे, शादियाँ करते थे। उसके बाद क्या करा यहाँ पे, अब देखते हैं कि वज्जी संघ और अजातशत्रु, वज्जी संघ को इसने अजातशत्रु ने कैसे जीता, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या करें कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीघनिकाय से लिया गया है। दीघनिकाय क्या है, तो दीघनिकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। इसमें महात्मा बुद्ध अध्याय 8 के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, यानी कि अपने नानी का जो ये ननिहाल का जो ये साम्राज्य था उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अब अजातशत्रु वज्जी संघ पर अटैक करना चाहता था तो इसने बुद्ध के पास किसको भेजा, अपना मंत्री, जिसका क्या नाम था, वस्कार। क्यों भेजा, सलाह लेने के लिए कि कैसे वज्जी को अपने कब्जे में मिलाया जाए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, बुद्ध ने किनसे पूछा, वस्कार कौन था, अजातशत्रु का मंत्री। तो अजातशत्रु का जो मंत्री था वो किसके पास गया था, बुद्ध के पास, कि आप हमें सलाह दीजिए कि हम वज्जी संघ पे कैसे अटैक करके वज्जी को अपने कब्जे में ले ले। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, क्या वज्जी में जो सभाएं हैं वो नियमित रूप से होती हैं। सभाएं नियमित रूप से होने का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी गण हैं, जितने भी संघ है, क्या वो सभी लोग मिल करके सभाएं करते हैं, सभी लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं, तथा उन सभी में सदस्य उपस्थित होते हैं। क्या जितने भी ये जो गण है, 8 गण हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 8 गण मिल करके एक वज्जी संघ बनाए थे। तो ये जो 8 गण है, क्या सभी लोग इसमें, ये जो सभाएं होती हैं, क्या सभी लोग उसमें उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, जब उन्हें पता चला, वस्कार ने बताया कि जी हाँ, वो सभी लोग अभी भी मिल बैठ करके निर्णय लेते हैं, तब उन्होंने कहा, यानी कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने वस्कार से बोला कि उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे। यानी कि ये सभी लोग मिल बैठ करके अपना डिसीजन लेते रहेंगे, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब तक ये लोग क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। इनको हराना क्या है, नामुमकिन है। दूसरा नंबर, आपस में मिलजुल करके काम करते रहेंगे। तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। यानी कि जो वज्जी संघ है, इसमें जो 8 क्लैन है, 8 गण है, ये सभी लोग पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। साथ ही साथ बड़ों का सम्मान और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। साथ ही साथ वज्जी की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। और छठी बात जो उन्होंने कहा कि शहरों एवं गांवों में चैत्यों का रख रखाव। चैत्य क्या है, तो जहाँ पे जो साधु संत लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं।
तो अगर उन लोगों का रख रखाव करते रहेंगे, साथ ही साथ विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक जो वज्जी संघ है वो क्या करते रहेगा, उन्नति करते रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वज्जी संघ क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राचीन भारत के गणराज्य एवं वर्तमान गणराज्य में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है कि नगरों का विकास, नगरों का यानी कि शहरों का विकास कैसे हुआ। हम लोगों ने पढ़ा था कि लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता के बारे में, जिनमें हम जो चैप्टर 5 है उसमें पढ़े थे, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि अब क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। उसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले और आज से 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ, यानी कि फिर से जो शहर हैं वो इस्टेब्लिश होने लगे। कब, 600 ईसा पूर्व के आसपास। और पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ क्या है, जिसमें ज़्यादातर गौतम बुद्ध के बारे में लिखी हुई बातें हैं, उन ग्रंथों से क्या पता चलता है कि लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं। कितने नगरों के प्रमाण मिलते हैं, 62। और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो शहर थे वो कौन कौन से थे, तो वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र जो कि आज पटना है, और साथ ही साथ लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं। नगरों के विकास के अनेक कारण थे, यानी कि इन नगरों का विकास क्यों होता था, तो इनके बहुत सारे कारण थे। जैसे इनका विकास धीरे धीरे हुआ, और इस काल में नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारण प्रमुख थे। यानी कि नगर का विकास होने में कौन कौन से कारण थे, तो उनमें हो गया आर्थिक, जहाँ पे एक तरीके से ट्रेड यानी कि जो व्यापारिक जो केंद्र था वो कौन था, नगर ही थे, शहर ही थे। साथ ही साथ धार्मिक केंद्र भी, बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे। और साथ ही साथ राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो यहाँ पे राजा की क्या होती थी, राजधानी होती थी, सेनाएं यहाँ पे एकत्रित होती थी। तो इस तरीके से नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी राजा का जो प्रशासनिक कार्य है वो कहाँ से किए जाने लगे, शहरों से किए जाने लगे, जहाँ शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। जहाँ कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के प्रमुख साधन थे। यानी कि अब गाँवों में जो आजीविका का मतलब क्या है, जीवन यापन करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आजीविका बोलते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि गांव जहाँ कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के प्रमुख साधन थे। यानी कि नगरों या फिर जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, तो या तो व्यापार करते थे या फिर शिल्प का कार्य करते थे। जैसे कि बहुत सारे कपड़ों की बुनाई करना, बर्तन बनाना, बहुत सारे सामान बनाना, या फिर व्यापार करना, यानी कि एक सामान को दूसरी जगह लाना, बेचना, खरीदना बेचना, यही कार्य चलता था। तो शहरों में रहने वाले लोगों का आजीविका का मुख्य कार्य क्या था, शिल्प और व्यापार, और गांवों में रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य कार्य क्या था, कृषि था। विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए, यानी कि कुछ अलग अलग जो शहर थे वो अलग अलग चीजों के लिए क्या है, फेमस था। जैसे इनमें कपड़े, बर्तन और सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। यानी कि जब जरूरत से ज़्यादा सामान का जब उत्पादन होने लगा, मान लीजिए ये एक शहर और एक दूसरा ये शहर है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस शहर में कुछ सामान ऐसा है जो बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती है और यहाँ के जो लोग हैं उनके यूज करने से अधिक है, मतलब उत्पादन जो है वो यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं से अधिक हो रही है। तो लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह पे लेकर के जाएंगे इस शहर में और यहाँ पे ले जा करके बेचने की कोशिश करेंगे, और जिससे क्या हो सके, इनको फायदा हो। तो क्या होता था कि उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को एक नगर से दूसरे जगह ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से ये नगर व्यापार के केंद्र भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर जो हैं वो धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए, जैसे कि किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे, और इस कारण बस्तियां भी नगरों में क्या होती गई, परिवर्तित होती गई। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंदिर है, तो आज भी हम लोग देखते हैं
कि लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे कि क्या हो गया, वाराणसी हो गया, या फिर जैसे उत्तराखंड में क्या है, केदारनाथ हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर, बहुत सारे ऐसे जो शहर हैं जो मंदिर के कारण विकसित हुए, यानी कि वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और लोग आकर के वहाँ पे बसने लगे, और लोग जब दर्शन करने के लिए आते थे तो यहाँ और आसपास के जो रहने वाले लोग थे उन लोगों के लिए एक आजीविका का साधन, यानी कि सामान की खरीद बिक्री करने के लिए बहुत सारे जो कार्य हैं वो वहाँ पे विकसित हुए। और स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उसके उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े नगर थे उस समय के, वो ज़्यादातर नदियों और या फिर ऐसे जगहों पे विकसित हुए जो क्या था, आवाजाही, यानी कि जो बड़े बड़े जो प्रमुख मार्ग थे उनके किनारे इन शहरों का विकास हुआ। जैसे अगर बात करें पटना की, तो पटना कौन सी नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है, तो ये नदी के किनारे है। साथ ही साथ अगर वाराणसी की बात करें तो वो भी कौन से नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। कानपुर की बात करें तो वो भी किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। तो ये जितनी भी शहर हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए सुविधाजनक था। मतलब उस समय इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के रोड तो नहीं थे, तो अगर व्यापार करने के लिए बात करें तो नाव से जो व्यापारी हैं वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे, कोई सड़क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर राजा को अपने सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो भी नदियों के रास्ते ही वो लोग ले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या होता था, सुविधाजनक होता था। और प्रत्येक नगर के आसपास गाँव भी बसे होते थे जहाँ से नगरवासियों को क्या मिलता था, अनाज और वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया, और नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास भी शामिल थे। इन अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मोहल्लों या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन की रूपरेखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी, और इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रथम नगरीकरण कब हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, ठीक है ना। और ये दूसरी बार 600 BC के आसपास दूसरी बार नगरों का विकास हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो वीडियोज होगा इनमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर 7 के, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।